हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज लेकर आए हैं हम क्लास 12 का सिंपल पेपर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और वो भी नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3, जिसमें हम लोग करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। और सेक्शन बी के क्वेश्चन में आपके फिर से 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से मात्र 16 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में करने रहेंगे, लेकिन हम करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस, बिकॉज ऑफ कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो जाए, आप बना लें सारे क्वेश्चंस को। लेकिन एग्जाम में मात्र आपको कोई भी 16 क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। तो चलिए, सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ द क्वेश्चन 21 to 40, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 वेटेज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है कि द फंक्शन एफ, है ना, द फंक्शन एफ सच फ्रॉम आर टू आर, मतलब डोमेन भी आर और कोडोमेन भी आर, एंड डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी कि आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है वो आपको दिया गया है एक्स क्यूब, और इसका डोमेन यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर दिया गया है, और कोडोमेन जो है वो भी आर दिया गया है। कह रहा है कि 1 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू। तो सबसे पहले 1 1 ऑन टू की बात अगर होती है तो आप ये कोशिश करें कि इस कर्व का हम लोग ग्राफ खींच दें, ठीक है। और यानी कि y बराबर एक्स क्यू, एफ एक्स को y बोल सकते हो, y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है वो डांसिंग ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जरा बताओ कि अगर डोमेन तुम्हें x दिया है तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? इस फंक्शन का रेंज भी r होगा। क्यों? क्योंकि रेंज का मतलब y का वैल्यू से होता है, और y हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज आपका r हो गया। अब जरा सोचो कि रेंज अगर r हो गया और तुम्हें r टू r डिफाइंड भी किया गया है इस फंक्शन को, तो यानी कि कोडोमेन भी r था। तो कोडोमेन और रेंज अगर दोनों का दोनों बराबर आ जाते हैं तो उस केस में हम लोग फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और अगर कोडोमेन ज़्यादा हो जाता है रेंज से, यानी कि रेंज कम पड़ जाता है, पूरा का पूरा वैल्यूज़ नहीं ले पाता है कोडोमेन का, उस समय फंक्शन को बोलते हैं इनटू। यानी कि ये जो फंक्शन है वो हो गया तुम्हारा ऑन टू फंक्शन। अब ये अगर ऑन टू फंक्शन हो गया तो अब कहानी क्या हुई? ऑन टू फंक्शन के बाद 1 1 की। तो 1 1 का मतलब होता है कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं ग्राफ के ऊपर, तो वो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को मात्र एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन 1 1 फंक्शन है। क्यों 1 1 फंक्शन है? क्योंकि x के एक वैल्यू पे y का एक वैल्यू मिलेगा। और अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर जाता है ग्राफ, मान लो ग्राफ कुछ इस तरह से होता, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते तो हमारा ग्राफ दो जगह इंटरसेक्ट करता, तो हम कहते कि x का तो वैल्यू हमने x1 और x2 कहा, x का वैल्यू तो हम x1 और x2 कहा, लेकिन y का जो दोनों वैल्यू है वो सेम हाइट पे है, सेम ऊंचाई पे है x एक्सिस से, तो वो सेम हो गया। यानी कि ये फंक्शन हो गया 2x के लिए एक ही, यानी कि मेनी वन, तो मेनी वन फंक्शन हो जाता है। तो इसीलिए यदि हम y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ खींचे हैं, ये तो हम नॉर्मली आपको समझाने के लिए खींचे हैं, तो x का एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ग्राफ कहीं भी एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 1 ऑन टू बोथ, यानी कि डी ऑप्शन 1 1 एंड ऑन टू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 22। इसमें लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू a सेक थीटा, x के बारे में बताया इन्होंने कि ये a सेक थीटा है, एंड y के बारे में इन्होंने बताया कि y b tan थीटा है, ठीक है। और फिर बोला इन्होंने कि d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकालें एट थीटा बराबर पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री पे, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पे आप d2y बाई dx स्क्वायर निकालें। तो सबसे पहले d2y बाई dx स्क्वायर के लिए हमें निकालना होगा dy बाई dx, और dy बाई dx को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो d2y बाई dx स्क्वायर भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx के लिए डायरेक्ट तो हमको y को x के रेस्पेक्ट में नहीं दिया है कि y को हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, y को थीटा के टर्म में दिया है और x को भी थीटा के रेस्पेक्ट में दिया है। तो हम एक काम करते हैं, हम y को क्या करते हैं कि सबसे पहले थीटा के रूप में दिया है तो थीटा के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर जो x दिया है हुआ है उस x को भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उससे होगा क्या कि अगर ध्यान दिया जाए तो वैसे कहा नहीं जाता है डी थीटा कट जाएगा और dy बाई dx आ जाएगा जो पहले है, यानी कि dy बाई dx को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो b बाहर, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में a बाहर, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया। अब देखो यहाँ से एक सेक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा
b इंटू सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, जो ऊपर में सेक थीटा बचा है उसे हम नीचे करके लिखें अगर तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। और जो नीचे लिखा हुआ है वो ध्यान से देखोगे तुम तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा है, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि नीचे में टेन थीटा है तो कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पे शायद ए छूट रहा है वो ए रहेगा और बन जाएगा बी बाई ए और इंटू में 1 बाई जो साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो बी बाई ए कोसेक थीटा आया। तो जरा सोचो कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बी बाई ए इंटू कोसेक थीटा आया हुआ है। अब जरा सोचो कि डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो क्या कहना होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब क्या हो जाएगा बी बाई ए बाहर और कॉसेक थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो नहीं सकता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कॉसेक थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल से और फिर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी सिंपल सी बात है कि केवल पहले कोसेक के बारे में सोचेंगे। तो कोसेक का डिफ्रेंशिएशन के लिए माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम फाइनली एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया फाइनल। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, डी थीटा बाई डी एक्स आ गया। अब किसी भी तरह से हमको डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो जरा सोचो कि यहाँ पे हम लोग डी थीटा बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो ध्यान से देखना, अगर हमें एक्स बराबर ए सेक थीटा दिया है तो हम क्यों नहीं डी एक्स ओवर डी थीटा निकालें, एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए इंटू सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इससे क्या होगा कि अगर देखा जाए इसको तो ये कितना हो जाएगा ए और ये सेक थीटा नीचे जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो हमको यहाँ पे लिखना है डी थीटा बाई डी एक्स, जबकि हमारा आया हुआ है डी एक्स ओवर डी थीटा। तो क्या करना होगा, पलटना होगा, सिंपल सी बात है, पलटना होगा। तो यहाँ पे हम पलट देंगे, यानी कि ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कितना दिखाई देगा तुम्हें, माइनस बी बाई ए कॉसेक थीटा को लिख दो 1 बाई साइन थीटा, फिर कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स को लिखना है अगर, तो यहाँ से देखो क्या लिखोगे, उलट के लिखना है तो कॉस ऊपर जाएगा ए नीचे आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखना, ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये 1 बाई ए हो गया और कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो चलो ये कॉस थीटा हो गया और यहाँ से साइन और कॉस उलट जाएगा, यानी कि फिर से कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन आ जाएगा, यही ना होगा। अब देखो क्या क्या कटेगा और क्या क्या बचेगा इसको देखा जाए, ठीक है, क्या क्या कटेगा और क्या क्या बचेगा, कुछ नहीं कटेगा। ऊपर और नीचे ध्यान से अगर देखो तो ये देखो माइनस बी और ये ए नीचे है तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर होगा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा होगा, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा होगा, तो कॉस बाई साइन थीटा होगा। तो कॉट क्यूब थीटा कर देते हैं, क्योंकि कॉस बाई साइन कॉट, कॉस बाई साइन कॉट, ये भी कॉस बाई साइन कॉट, तो कॉट क्यूब थीटा। अब यानी कि हमारा फाइनल आंसर अब आ चुका है, बस क्या करना है कि थीटा के जगह पे पाई बाई 6 रख देना है। क्यों, क्योंकि डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू उसे पाई बाई 6 पे चाहिए था, तो थीटा का वैल्यू हम पाई बाई 6 रखेंगे, यानी कि 30 डिग्री रखेंगे। तो कॉट 30 डिग्री किसका क्या होता है, क्या होता है कॉट 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री का उल्टा, और टैन 30 डिग्री हो जाता है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा √3 होगा, तो √3 का हो जाएगा क्यूब। तो √3 का क्यूब का मतलब क्या, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 को जो √3 होगा उससे तो 3 बाहर हो जाएगा, एक √3 बच जाएगा, यानी कि 3√3 माइनस में और b बाई ए स्क्वायर। तो जरा देख लो ऑप्शन कौन सा है, -3√3 और b स्क्वायर, -3√3b और बाई ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर द फिजिबल रीजन फॉर अ LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेडेड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 2x माइनस 3y विल बी मिनिमम एट। आपको मालूम होगा कि जो फिजिबल रीजन आपको दिखाई दे रहा है उस फिजिबल रीजन में जो भी सॉल्यूशन मिलना होता है वो कॉर्नर पॉइंट पे मिलना होता है। ठीक है, यानी कि मिनिमम भी मिलेगा तो कॉर्नर पॉइंट पे, मैक्सिमम भी मिलेगा तो कॉर्नर पॉइंट पे।
और कॉर्नर पॉइंट आपको कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ऑप्शन तो 4 ही है, तो एक दिमाग में बात सोचो कि जब 4 ऑप्शन दिया हुआ है 4 10 6 8 0 8 6 5, तो इसी में से आना आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो जेड को मिनिमाइज करना है, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू जो डालना है उसमें से सब डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 10 डालना है तो 4 10 इसमें तो है ही नहीं, तो 4 10 पे नहीं है, तो 4 और 10 कहाँ है, ये हम गलती लिख दिए, ये 4,10 है, 0 8 के बाद 4 10 है, इस पर चेक करने की ज़रूरत है एक, और एक है ऑप्शन बी 6 8, तो 6 8 पे एक चेक करेंगे, एक ऑप्शन है 0 8 तो इस ऑप्शन पे चेक करेंगे, और एक है 6 5 तो इस पे चेक करेंगे। ये दोनों फालतू का हो गया, इस पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। अगर मिनिमम मिलना होता तो वो ऑप्शन देता। तो सबसे पहले बात कि तुम इस पॉइंट को डालो 0 8 को, तो 0 8 डालोगे, इसका मतलब 2 एक्स का वैल्यू 0 -3 वाई का वैल्यू जो सेकेंड एंट्री होता है वो, यानी कि ये हो गया 0 माइनस 24 यानी कि माइनस का 24। अब इस मिनिमम में आप फिर 4,10 डालो, तो 4,10 डालोगे तो क्या होगा, जरा 4,8 पे चेक किया जाए, तो 4 दूना के 8 माइनस यहाँ 8 डालेंगे तो 48 के 24, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 16। तो मिनिमम कौन हुआ, ये कट गया, ये अभी तक मिनिमम -24 है। अब डालते हैं 6 8, तो 6 8 दे दिया डाला जाएगा इसमें, 6 और 8, तो ये कितना होगा, ये तो पक्का है ना कि 8 होगा मल्टीप्लाई तो 48 के 24 होगा माइनस में। अब ये 6 जब मल्टीप्लाई होगा, 6 का 2 का 6 दूना 12, तो 12 12 24 यानी कि -12 होगा, तो ये भी गया ना, क्योंकि -24 उससे भी मिनिमम है। अब आ जाता है 6 5 पे, तो 6 5 भी नहीं होगा, आई होप देखा जाए 6 और 5 को, तो 6 डाला जाएगा, तो 6 दूना के 12 और माइनस 5 डालोगे तो 5 दिया के 15, तो ये -3 होगा। तो -3 में और -24 में सबसे मिनिमम -24 है, यानी कि हम लोग का जो पॉइंट है वो कौन सा सही होगा, -24 वाला, तो 0,8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है जरा देखा जाए। इसमें कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल दिया, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स x। समझना बात को क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इन्होंने बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, तो ऐसे ही लिखेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए, और x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो क्या होगा आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें एक काम करो, सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन करो, तो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्वेश्चंस आसान होगा। थोड़ा सा बोर्ड को इरेज करके फिर बताते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हम पुट कर देंगे x बराबर साइन थीटा, ऊपर वाले में केवल, या नीचे वाले में भी कर सकते हैं, है ना, ऊपर वाला में या नीचे वाला में भी कर सकते हैं। तो x बराबर साइन थीटा पुट करने के बाद जरा सोचना कि √1 - x स्क्वायर क्या होगा। √1 माइनस x की जगह पे जो तुम साइन डालोगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा, और तुम जानते हो कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का तो अंडर रूट भी है ना, यानी कि ये बन जाएगा कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि ऊपर वाला जो कहानी है वो बदलता हुआ दिखाई देगा तुम्हें कुछ इस तरह से। क्या हो जाएगा बराबर में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे साइन थीटा, और √1 - x स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा, और नीचे है तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। अब जरा हमें बताना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह पे अगर डालना चाहते तो डाल दो, साइन थीटा डालना चाहते हो साइन थीटा डाल दो। ठीक है, ये कर दो। अब क्या होगा, देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा को क्या लिख देते हैं हम लोग 2 थीटा, सिंपल सी बात है 2 थीटा लिख सकते हैं। अब कहोगे कि साइन इनवर्स 2 थीटा तो नहीं होगा कुछ भी, है ना, तो तुम्हें हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये डिफरेंशिएशन है याद रखना, और ये भी डिफरेंशिएशन है। हम मानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा में डायरेक्टली 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं,
लेकिन कुछ भी लिखेंगे तो या तो पाई प्लस या तो पाई माइनस होगा, या 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस होगा, तो वो तो कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाता है। तो इसका मतलब कि कांस्टेंट को अवॉइड किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 बाहर और डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 24 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज strictly increasing in minus infinity to minus 2 and strictly decreasing in minus 2 to infinity। तो इसका मतलब कहानी ये है कि ये जो फंक्शन है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में चर्चा करना है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का चर्चा करने के लिए हमको एफ डेस एक्स का साइन स्कीम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ डेस एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा उसमें वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में एफ डेस एक्स निगेटिव होगा उस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम एफ डेस एक्स निकालते हैं। एफ डेस एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन एक बार, तो ये 3 दूना के 6 और x का x स्क्वायर, फिर माइनस 3 2 जा 6 और एक पावर कम कर देंगे x हो जाएगा माइनस 36 और 7 का डिफ्रेंसिएशन 0। यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और ये साफ दिख रहा है कि ये 3 दूना के 6 होगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यानी कि ये x इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन हो गया और एक हो गया x प्लस 2, तो ये हो गया एफ डेस एक्स। 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब एफ डेस एक्स का साइन स्कीम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है भाई, एक रूट आएगा यहाँ से -2 और एक रूट आएगा यहाँ से 3, और आप जानते हैं कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो शुरुआत प्लस से होती है साइन स्कीम की, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो एफ डेस एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक में तो पॉजिटिव है और 3 से इन्फिनिटी में तो पॉजिटिव है, यानी कि हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाएगा बियॉन्ड द रूट्स एंड डिक्रीजिंग हो जाएगा बिटवीन द रूट्स। तो डिक्रीजिंग इन -2 टू इन्फिनिटी गलत है पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 टू 3, -2 टू 3 डिक्रीजिंग है, और सी ऑप्शन बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 3, तो ये भी गलत है, माइनस इन्फिनिटी टू 3 गलत है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -2, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 टू 3, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्योंकि -2 और 3 में ही ना हमारा एफ डेस एक्स निगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 27 पे। जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पहली बार बनाए ना तो गलत हो गया, काहे कि इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था और वो हम मिस कर रहे थे, तो इसीलिए ध्यान से देखोगे, और ध्यान से नहीं देखोगे ना तो क्वेश्चन वहाँ छूट जाएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है अंडर रूट में, और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, फिर अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। ये देखने में जितना लंबा लग रहा है ना उतना लंबा है नहीं, बस थोड़ा सा एक फार्मूला तुमको चाहिए, और वो फार्मूला है ये, दो फार्मूला यूज होगा इसमें। एक होता है 1 प्लस कॉस एक्स के लिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक होता है क्योंकि अंडर रूट है तो फ्री होना होगा ना हमें, तो इसीलिए तो स्क्वायर डाल रहे हैं, और एक होगा 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये कहाँ से आता है, तो इसके लिए हम बता देते हैं कि तुम ये फार्मूला याद करते थे, कॉस 2 थीटा बराबर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसी तरह से कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला से यहाँ पे क्या है ना कि 2 थीटा की जगह पे थीटा यदि डालोगे तो ये थीटा बाई 2 बन जाता है, उसी तरह से ये 2 थीटा की जगह पे अगर थीटा डालोगे तो ये थीटा बाई 2 बन जाता है। तो जैसे ही ये थीटा बाई 2 बनेगा, तो इस 1 को जब इधर भेजोगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा, क्योंकि थीटा बाई 2 किए हो। उसी तरह से ये जो 2 साइन स्क्वायर अगर इधर जाएगा और कॉस 2 थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिखोगे तभी ना ये थीटा बाई 2 बनेगा, तो ये थीटा बाई 2 है। तो इस फार्मूला को अगर समझ लो, याद कर लो तो बहुत आसानी से बन जाएगा।
फिर उसके बाद कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी तो कहानी में ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट को ज़रा समझना। बच्चों को समझ में आता है कि टेन इनवर्स है और रूट अंडर के अंदर हम रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या रखेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए 2 साइन। अब बहुत बच्चा कहेगा सर काहे लिए अंडर रूट लिख रहे हैं, अंडर रूट लिखने की ज़रूरत क्या है? आप सीधे से अंडर रूट से बाहर लिखिए ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो वहीं पे तो गलती होगी, वहीं पे तो गलती होगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो तुम लिख देते हो एक्स, ये बिल्कुल ही गलत है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है मॉड एक्स। हमेशा याद रखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देखो, जरा सोचो कि अंडर रूट अगर -2 का स्क्वायर अगर लिख दिया जाए तो क्या तुम इसे -2 लिखोगे? नहीं लिख सकते हो। ध्यान से समझना हम जो बोल रहे हैं, क्या इसे तुम मतलब यहीं पे समझ लो, अंडर रूट अगर -2 का स्क्वायर लिख दें तो क्या वो -2 होगा? ये गलत जवाब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अंडर रूट 2 दूना के 4 हो जाएगा, और तब अगर अंडर रूट 4 देखो तो 2 आएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स नहीं सही है। अगर ये सही होता तो -2 का स्क्वायर को हम -2 लिख सकते थे, जबकि -2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है। समझने वाली बात है ना? तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो अब देखो मॉड एक्स का क्या महत्व होगा कि अगर जरा सोचो कि ये अगर हम मॉड लिखते हैं, जरा सोचो अगर यहाँ मॉड लिखते हैं, जैसे अंडर रूट -2 का स्क्वायर था, तो हम क्या बोले कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स होता है। तो मॉड एक्स होता तो तुम मॉड -2 लिखते, और मॉड -2 का मतलब 2 होता है, तो सही हो जाता है, जैसे ये सही था, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है। चलो, तो इसीलिए अंडर रूट को अभी भी तुम अवॉइड मत करना, और उसीलिए वो रेंज दिया है। अब नीचे क्या होगा? फिर से अंडर रूट 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स ही है, और यहाँ माइनस है, और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। अब ये तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये तो काट ही दो, क्योंकि सब में अंडर रूट 2 बाहर आएगा तो कट जाएगा। लेकिन क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं? तो उसके लिए हमको यहाँ पे देखना होगा कि एक्स का रेंज क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम ये लिखेंगे टेन इनवर्स और ब्रैकेट में मॉड कॉस एक्स बाई 2 मॉड लिखेंगे, क्योंकि हम बताए थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। क्या होता है? मॉड एक्स। तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? मॉड कॉस एक्स बाई 2 प्लस ये क्या होगा? तो ये होगा मॉड साइन एक्स बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा? तो मॉड कॉस एक्स बाई 2, फिर माइनस ये क्या होगा? साइन एक्स बाई 2 का मॉड, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया? मॉड साइन एक्स बाई 2, ये हो गया। अब जरा देखा जाए कि इसमें एक्स बाई 2 का रेंज क्या है, क्योंकि कॉस एक्स बाई 2 हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, तो वो कैसे पता चलेगा कि कॉस एक्स बाई 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो एक्स बाई 2 का रेंज देखो पहले, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम एक्स का वैल्यू है। लेकिन हमारा जो कॉस है वो एक्स बाई 2 रूप लिया हुआ है ना। यहाँ पे एक्स बाई 2 जो है वो एक्स बाई 2 है, तो एक्स का रेंज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अगर हम बाई 2 करेंगे तो सब में बाई 2 करेंगे, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 और ये बन जाएगा 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 यानी कि 90 डिग्री से अब ये बन जाएगा 3 गो पाई बाई 4, मतलब 135 डिग्री। कितना हो जाएगा? वैसे देख लिया जाए 3 गुना 45 डिग्री, तो ये 5 या 15 और 4 या 12 13, 135 डिग्री। यानी कि एक्स बाई 2 का जो रेंज है वो 135 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो 90 डिग्री से लेकर, यानी कि 90 डिग्री तो ये होता है और ये 180 डिग्री होता है, तो इसी के ना बीच में हो गया एक्स बाई 2। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हुआ तो कॉस जो होगा वो नेगेटिव होगा, जबकि साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स बाई 2 साइन में भी है। तो साइन का आर्गुमेंट जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में और कॉस का भी आर्गुमेंट जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यही गलती हो गई थी जल्दी जल्दी में हमसे, तो ये गलती मत करना, ये तुमको विशेष रूप से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो, अब जो है ये माइनस के साथ खुलेगा मोड। क्यों माइनस के साथ खुलेगा? क्योंकि ये निगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब मोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो अगर ये कॉस एक्स बाई 2 खुदा ही निगेटिव है तो इसमें हमको क्या करना होगा कि इसमें एक और माइनस साइन लगा के बाहर निकालेंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मोड निगेटिव होने नहीं देगा। तो ये माइनस और कॉस एक्स बाई 2 भी निगेटिव, ये दोनों मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तुम ये मत सोचना कि कॉस एक्स बाई 2 के आगे माइनस लगा है तो निगेटिव है। काहे निगेटिव नहीं है? क्योंकि कॉस एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के चलते खुद निगेटिव है। तो जरा सोचो कि -2 में अब फिर से माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। उसी तरह से कॉस एक्स बाई 2 माइनस खुद ही एक और माइनस लगा दे तो प्लस हो चुका है, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि साइन का आर्गूमेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने पे पॉजिटिव ही रहता है। और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा तो माइनस कॉस एक्स बाई टू, और फिर ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो माइनस साइन एक्स बाई टू। तो जरा अब जो है जो रूप आया है उसको हम इसको मिटा देते हैं और फाइनली जो अभी आया है उसको लिखते हैं ऊपर की तरफ से, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ से क्या आएगा, तो देखा जाए तो टेन इनवर्स और माइनस क्या करते हैं कि हम ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे और नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो नीचे का माइनस कॉमन होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ऊपर का माइनस कॉमन लेंगे तो ई प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू। ये हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये नीचे हो गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब ये जो है तुमको साफ रूप से दिखाई दे रहा होगा कि किसका फार्मूला है। कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू टेन पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू का फार्मूला है। अब कहोगे सर ये कैसे होता है, तो देखो तुम्हें समझा देते हैं, सब फार्मूला है, अगर आपको याद नहीं है तो वो बात दूसरा हो गया। देखो टेन पाई बाई फोर, सुनना ध्यान से, यहाँ से लिख रहे हैं थोड़ा बड़ा है, टेन पाई बाई फोर अगर हम यहाँ पे माइनस थीटा लिखते हैं तो ये क्या फार्मूला आ जाता है, वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा बाई टू रहेगा तो यहाँ बाई टू और यहाँ बाई टू होगा। और जरा सोचो कि टेन थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई टू बाई कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ वन बाई वन लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बाई टू का एलसीएम होगा तो कॉस थीटा बाई टू, तो ऊपर में क्या आएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस ये तो साइन बाई कॉस बन चुका है तो साइन थीटा बाई टू। फिर देखो ये जो एलसीएम कॉस थीटा बाई टू है ना उसको नहीं लिखते, काहे नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जो टेन थीटा बाई टू है उसमें भी तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई टू आएगा ना, तो उसमें भी cos थीटा बाई टू एलसीएम होगा, और फिर cos थीटा बाई टू बाई वन करेंगे तो cos थीटा बाई टू का मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है, और ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे यही देखते ही कि cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है और cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू है, तो ये माइनस रहता है तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू होता है, और अगर ये प्लस और ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर प्लस तो प्लस, ऊपर माइनस तो माइनस। तो ये टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो गया। अभी भी हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं अभी कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बराबर ये आर्गुमेंट के बराबर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट? क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर ये टेन थीटा जो होता है वो डायरेक्ट थीटा नहीं लिख सकते हैं। अगर ये थीटा इस टेन इनवर्स के रेंज में आएगा तभी थीटा लिख पाएंगे, और टेन इनवर्स का रेंज जो होता है वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में होता है। यानी कि टेन इनवर्स अपना आर्गुमेंट माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री मतलब रेंज रखता है। टेन इनवर्स क्या रखता है, माइनस 90 से 90। तो अगर ये थीटा का वैल्यू माइनस 90 से 90 के बीच में रहेगा तभी ये थीटा बाहर निकलेगा। तो अब क्या करें, तो सबसे पहले ये चेक करो कि पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है भी कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि x क्या दिया हुआ है या x बाई टू क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x बाई टू लिख सकते हैं कितना, तो ये पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई फोर तक। अब अगर हम माइनस एक्स बाई टू चाहते हैं तो इसमें माइनस से गुना करना होगा, तो माइनस एक्स बाई टू ग्रेटर देन, अब पलटेगा ना, माइनस से गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी, तो ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा और ये भी पलट जाएगा, माइनस 3 पाई बाई फोर हो जाएगा। तो अब ये पहले और ये बाद में जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स बाई टू हमारा ग्रेटर हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई फोर से और लेस हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से। अब क्या करें हम, अब हम इसमें जोड़ेंगे कितना कितना जोड़ेंगे भाई, तो ये ऑप्शन को देखो, ये पाई बाई फोर है ना, तो पाई बाई फोर जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पाई बाई फोर अगर जोड़ेंगे सब में तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और इसमें अगर हम पाई बाई फोर जोड़ेंगे तो क्या होगा ये हमारा, तो जरा सोचो पाई बाई फोर जोड़ने से क्या होगा, ये माइनस 3 पाई बाई फोर है, तो माइनस 3 पाई बाई फोर में अगर प्लस पाई बाई फोर जोड़ा जाए तो तुम समझते ही होगे क्या होगा, ये माइनस पाई बाई टू है, नहीं माइनस पाई बाई टू है और इसमें हम पाई बाई फोर जोड़ रहे हैं। तो जरा सोचो 3 को पाई बाई फोर में से 1 को पाई बाई फोर बच गया तो 2 को पाई बाई फोर बचेगा, 2 को पाई बाई फोर का मतलब कि पाई बाई टू, यानी कि माइनस पाई बाई टू से लेके ये जो आर्गुमेंट हुआ यानी कि ये वाली कहानी, ये माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर यानी कि माइनस पाई बाई फोर के बीच में है, यानी कि माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ गया, यानी कि ये डायरेक्ट जो है अब हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू है ना, क्योंकि हमारे रेंज में है माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम चाहते थे, तो माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका, क्वेश्चन नंबर 27 का ए, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू,
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि गिवन दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि ए जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर 3 है, मतलब यहाँ A11, ए रो 1 कॉलम 2, फिर A13, फिर यहाँ A21, A22, फिर A23, फिर A31 तीसरा रो कॉलम 1, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये है हमारा 3x3 का मैट्रिसेस, क्योंकि ऑर्डर 3 बोला है। और बोला है सच दैट कि ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2 ऑफ ए के बराबर है। तो बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2a का वैल्यू क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि a से a कट जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 2a है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम इसको काट सकते हैं। या ऐसे सोचो कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2a पूछा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा, जरा इसको सोचा जाए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब हुआ कि जरा सोचो कि ये जो दो एलिमेंट है, ये जो दो एलिमेंट है वो मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट में ना जाके मल्टीप्लाई होगा। सोच के देखो, अगर हम 2a निकालना चाहते हैं तो 2a का मतलब क्या होगा, ये तो मैट्रिसेस था, क्योंकि इन्होंने डिटर्मिनेंट नहीं बोला, इन्होंने मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 बोला है। तो जब 2a निकालोगे तो ये दो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, सारे एलिमेंट में जाएगा। तो जब सारे एलिमेंट में 2 चला गया तो क्या होगा, जरा सोचो, 2a सारा हो गया। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ 2a निकालने का कोशिश करोगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का साइन है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट्स में से एक रो में से एक, अगर पूरा रो में कोई नंबर है कॉमन तो वो बाहर निकल जाता है। तो इस रो में से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, इस रो से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, और इस रो से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8 होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि एक में से 2 निकला, एक में से 2 निकला, एक में से 2 निकला। ए के लिए हम ये तो 2 बार बाहर निकलेगा, ये तो पक्का है, ये तो पक्की बात है कि 2 का क्यूब बाहर निकलेगा, लेकिन फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो रहेगा ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाले, ये क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए ही हमें ये चीज़ दी हुई है, क्योंकि 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट अगर पूछा है तो 2 सब में जाएगा, तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, क्योंकि 2 सब में से, लेकिन ए का डिटर्मिनेंट तो अभी निकालना होगा, तब ना इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का काम हमें करना अभी बाकी है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ देखो, ये ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए बराबर 2a होता है, ठीक है ना। ए इंटू ए बराबर 2 इंटू ए होता है। अब यहां से हम इस a को काट सकते हैं क्या, ऐसे बोलो, तो काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं काटा जाता है हमारे मैट्रिसेस में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको ऐसे लिखना होगा, a इंटू ए है तो आप a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2a है और ये a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो a इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये a इंटू ए इनवर्स आई में कन्वर्ट होगा, तो a इंटू आई होगा, और इज इक्वल टू a इंटू ए इनवर्स फिर से 2 इंटू आई होगा। अब ai का मतलब हुआ कि a हो गया, जबकि 2i का मतलब हुआ कि 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया है। अब जरा सोचो कि डिटर्मिनेंट जैसे ये a हुआ तो a के अंदर तो जाएगा ना ये 2, तो 2 सब में जाएगा। तो जब 2 सब में जाएगा तो जरा सोचो क्या होगा, ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये होगा मैट्रिसेस। अब इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम ये कहेंगे कि ए मैट्रिसेस हमको पता चल गया कि ये जो था वो 0 2 0 था, 0 0 2 था, 0 0 2 था। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो ज़रा सोचो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करना होगा, तुम्हें क्या करना होगा, ये अगर डायगोनल केवल एलिमेंट होते हैं तो हम कह देंगे कि 2 गुने 2 गुने 2, या फिर इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 2 सब में है मान के चलो, इसमें से भी 2 निकाले और इसमें से भी 2 निकाले, और ये बन गया आई का मैट्रिसेस। तो ये फाइनली मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर बात किया जाए तो, है ना, क्योंकि अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं। तो इसमें से भी 2 बाहर, इसमें से भी 2 बाहर, इसमें भी से भी 2 बाहर, और जब 2 बाहर आ गया तो ये 8 हो गया ये पहले से। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है। ये पहले से मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिटी जो मैट्रिसेस होता है उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो गया वो तुम्हारा हो गया 8, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है अगर वो 8 हो गया तो उस तरह से यहाँ पे ये पहले से 2 दूना 4 दूना 8 बैठा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 8 बैठा है, तो यानी कि 8 8 64, यानी कि 64 आंसर होगा।
और 64 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। 28 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ ताकि ये जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो ओवर आर। तो एफ एक्स के डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? एफ डेस एक्स का नेगेटिव होना। तो सबसे पहले एफ डेस एक्स निकाला जाए, तो एफ डेस एक्स निकाला जाए मतलब एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स। और बी का डिफरेंस, बी तो कांस्टेंट है, तो बी अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। अब जरा सोचा जाए कि 1 माइनस साइन एक्स जो है वो आया जो है उसमें पॉजिटिव निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होगा हमें? डिक्रीजिंग ओवर आर का मतलब क्या हुआ कि आर कुछ भी डाल लो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये निगेटिव ही हो। तो सबसे पहले ये सोचो कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है। साइन एक्स का वैल्यू -1 से लेके 1 तक होता है, ये सब जानते हैं। तो माइनस साइन एक्स का रेंज क्या होगा? तो ये माइनस ये प्लस, फिर पलटोगे तो फिर वही आ जाएगी बात, क्योंकि ये पलटता है तो ये +1 हो जाएगा, ये पलटेगा -1, तो फिर वापस इधर करोगे इधर भेजोगे तो यही बात हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि बराबर है ना, -1 से 1 दोनों। तो ये हो गया ये कहानी। अब 1 जोड़ दो इसमें, तो 1 माइनस साइन एक्स, इसमें 1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस है -1 है ना, ये 1 हो जाएगा सॉरी। और इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी ये तो बात पता चल गया ना कि 1 माइनस साइन एक्स जो हो गया, यानी कि एफ डेस एक्स का वैल्यू जो हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। 0 से लेके आ गई है ना, 0 से 2 तक है, तो इसका मतलब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। तो जरा सोचो कि एफ डबल डेस एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो क्या एफ एक्स कभी डिक्रीजिंग होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि एफ डेस एक्स के निगेटिव होने से एफ एक्स डिक्रीजिंग होता है, एफ डेस एक्स के पॉजिटिव होने से फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है। तो ये एक्स का वैल्यू कोई ऐसा माने बी का कोई भी वैल्यू आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जिसके चलते ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, चाहे बी आप कुछ भी डाल लो। तो नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, यानी कि 29 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 एंड बी ग्रेटर देन 6, देन ये जो रिलेशन है वो रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है कि ये जो है ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर का सेट है और उसमें ए और बी किस नियम का पालन कर रहा है? तो ए बराबर बी माइनस 2 नियम का पालन कर रहा है, जिसमें कि बी के बारे में बताया गया है कि वो ग्रेटर देन 6 है। साथ ही साथ ये जो रिलेशन लिखा गया है इन सेट एन लिखा गया है। इन सेट एन का मतलब हुआ कि ए भी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, समझ गए, और बी भी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा। यानी कि जो भी आप ए और बी में से सेलेक्ट करोगे वो नेचुरल नंबर में से ही सेलेक्ट करोगे। और इसमें भी बोला है कि बी का वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, यानी कि बी का वैल्यू तुम्हें क्या लेना है? तो 6 नहीं ले सकते हो क्योंकि ग्रेटर देन 6 है, तो 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो एंड सो ऑन। लेकिन ए बराबर बी माइनस 2 भी होना चाहिए। तो जरा सोचो कि रिलेशन में हम जब रिलेशन लिखेंगे तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले तो बी को 7 रखोगे, तो बी 7 रखोगे, बी को 7 रखोगे तो 7 में से 2 घटाना पड़ेगा और 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा 5, है ना। तो यहाँ से ये भी कह सकते हो, यहाँ से ये भी कह सकते हो कि b बराबर हमारा a प्लस 2 होगा, कह सकते हो ना, b बराबर a प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया एक तुम्हारा, तो ये 7 बराबर 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है ना, यही रहने तो बहुत बेहतरीन है। अब 8 डालो, b की जगह पे क्या डालो? 8। तो यहाँ पे अगर 8 डालोगे, यहाँ पे अगर 8 डालोगे तो 8 में से 2 गया 6, तो ये 6 8 होगा। तो सोचो 5 1 6 7 1 8, तो अब 6 के बाद 7 डालोगे तो ई हो जाएगा 8 1 9, तो 9 में से 7 गया 2 फिर से, है ना। तो इस तरह से 5 7 6 8 7 9 इसी तरह से इस रिलेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जो कहानी है वो क्या है? कहानी कह रहा है कि देन 2,4 बिलोंग्स टू आर। तो 2,4 तो हमें नहीं लग रहा है कि आएगा, क्योंकि 5 से शुरुआत है हमारा। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो हमारा किससे शुरुआत होगी? 5 से ही ना शुरुआत होगा। और रेंज जो है हमारा वो शुरुआत होगा 7 से, 7 8 9 होगा, और ये 5 6 7 ऐसे होगा। तो 2 4 तो होगा नहीं।
बी ऑप्शन में आते हैं 3 भी नहीं होगा, सी ऑप्शन में आते हैं 6 8, तो 6 8 सीधा दिखाई दे रहा है, और डी आए तो 8 7, तो 8 7 तो नहीं आएगा क्योंकि 7 8 आ रहा है, 7 और 9 आ रहा है, पहले 8 और बाद में 7 तो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 30 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, आप देख ही रहे हैं 2 टाइप के फंक्शन दिए हैं, कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस इज आर। ये जो कंटिन्यूअस है मतलब कि द पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट है कि 2 पॉइंट है, ये पूछ रहे हैं। द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाई दिस इज कंटिन्यूअस इज आर। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो सकता है, x बराबर 0 पे ना हो सकता है, क्योंकि x बराबर 0 पे फंक्शन का बिहेवियर में दिक्कत है, फंक्शन के बिहेवियर में दिक्कत है, क्योंकि x लेस देन 0 पे फंक्शन ये है, जबकि जैसे ही x को 0 से आगे गए तो ये फंक्शन बदल गया। तो तुम्हें फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, एफ एक्स माइनस, यानी कि जो भी फंक्शन मतलब 0 पे अगर हमको पता चल गया कि 0 पे चेक करना है तो एफ ऑफ 0 माइनस बराबर एफ ऑफ 0 प्लस बराबर एफ ऑफ एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू जो आएगा वो तीनों बराबर आना चाहिए, तब तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो 0 माइनस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। 0 माइनस का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, और 0 प्लस का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, और बराबर एफ 0 का मतलब होता है कि एफ एक्स एट एग्जैक्टली एक्स बराबर 0। तो एग्जैक्टली एक्स बराबर 0 तो इसी में है, ग्रेटर और इक्वल टू दोनों, तो ये तो -1 डायरेक्ट लिख दो। अब देखो एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब हुआ कि एक्स यदि 0 से छोटा है तब एफ एक्स का नाम, तो ये है एक्स बाई मॉड एक्स, एक्स बाई मॉड एक्स, और यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ये भी ध्यान रखोगे। फिर बराबर आना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस पे एफ एक्स का क्या नाम है, तो ग्रेटर देन 0 का ही ना मतलब 0 प्लस होता है, 0 से अधिक, तो ये -1 है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये और ये भी बराबर आना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे, नहीं तो हम बोलेंगे x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो जरा देखा जाए, x बराबर 0 माइनस डालेंगे तो इसका मतलब तो ये मॉड में है, तो मॉड का मतलब तो ये 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव x, 0 से पहले का मतलब क्या हुआ, माइनस में डाल रहे हैं x, तो ये x निगेटिव है ना, तो इसमें हम माइनस करके बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ध्यान दिया जाए तो ये x था और नीचे x था, तो x में मोड नहीं लगा था, इसमें मोड लगा था, तो ये माइनस के साथ खुलेगा। काहे, क्योंकि x निगेटिव डाल रहे हो आप, तो निगेटिव डाल रहे हो तो मॉड उसे पॉजिटिव करेगा। तो x अगर खुद निगेटिव है और एक माइनस और लगा दिए, क्योंकि x को बोल रहे थे 0 माइनस, तो x खुद निगेटिव एक माइनस लगा दिए, तो अब ये पॉजिटिव है, यानी कि मॉड की बात रह गई। अब ये x कटेगा तो -1 आएगा, और यही -1 उधर के -1 के बराबर है और लास्ट के 1 के बराबर है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो r में कंटिन्यूअस है, यानी कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 31st का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि a का वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स है और वो है 0 2 और 3 -4, और बोल रहा है कि के ए का वैल्यू ये है। तो बताओ कि के छोटा के ए बी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात ये कि इसमें भी हम के ए निकाल सकते हैं, और के ए हमारा दिया भी हुआ है। कैसे के ए निकाल सकते हैं, यदि ए हमको दिया हुआ है तो के ए का मतलब ये हुआ कि के का मल्टीप्लाई करना होगा इस ए मैट्रिसेस में 0 2 3 -4 में। तो क्या दिक्कत है, कर तो सकते हैं ना। तो मैट्रिसेस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सब में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो के इंटू 0 0 हो जाएगा, के इंटू 2 2 के हो जाएगा, और के इंटू 3 3 के हो जाएगा, और के इंटू -4 -4 के हो जाएगा। ये मैट्रिसेस बंद हो गया, और यही के ए है और ये भी हमको के ए ही दिया हुआ है, तो दोनों तो बराबर ही होगा ना, यानी कि 0 3a 2b और 24। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिर्फ बराबर करने की देरी है। 0 0 के बराबर है, 2 के 3a के बराबर है, 2 के हमारा 3a के बराबर है। उसी तरह से ये लास्ट है और ये लास्ट है, तो -4 के किसके बराबर है जी, तो -4 के हमारा 24 के बराबर है। तो यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, तो k का वैल्यू हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो 4 6 के 24 -6 हो जाएगा। अब k का वैल्यू अगर -6 हो गया तो एक वैल्यू तो -6 हमको k का पूछ ही रहा था, रेस्पेक्टिवली पूछा है, यानी कि k शुरू में दिया है। तो ऑप्शन अभी भी चेक करो ना, हाँ ऑप्शन अभी भी चेक करोगे तो नहीं काम बनेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में ही पहला ऑप्शन मैंने पहला जो k का वैल्यू है -6 दिया है, तो तुमको अब a का भी वैल्यू निकालना होगा। तो इसको इक्वेट करो, तो ये k का वैल्यू अगर यहाँ डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12
तो -12 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 3 बराबर ए, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 3 चौके 12 यानी कि -4। तो ए का वैल्यू -4 आया तो ऑप्शन नंबर बी को मार देंगे, बाकी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो -6 के बाद -12 है, जबकि रेस्पेक्टिवली अगर बोला है तो क्रमशः बोला है, यानी कि के होगा फिर ए होगा फिर बी होगा। तो के का वैल्यू तुम्हारा -6 आ गया है, तो उसके बाद तो तुम -4 ही लिखोगे। तो के के बाद माने -6 के बाद जो -4 है वो बी ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो -9 आ जाएगा। इसको इक्वेट करके देख लेना, ठीक है ना। अब हम नहीं करेंगे, तुम कर लेना खुद से ही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, एलपीपी का। तो इसको पहले मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखिए, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज: मिनिमाइज z इज इक्वल टू 30x प्लस 50y सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स 8, यानी कि इस कंस्ट्रेंट्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा? ए ऑप्शन है कि यूनिक पॉइंट होगा, बी ऑप्शन होगा कि कोई पॉइंट नहीं होगा, और सी ऑप्शन है आपका इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होगा, और डी ऑप्शन है कि 2 पॉइंट्स ओनली। तो जरा देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर को, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया जाए तब ना मजा आएगा। तो ग्राफ के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना होगा, और सबसे पहले ग्राफ में हम बताए थे आपको कि ग्रेटर देन को भूल जाओ और सिर्फ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 का ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले अगर x को 0 कर दें तो y हमें क्या मिलेगा? ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये 5 या 15 ये मिल जाएगा। और हम बोले कि y को अगर 0 कर दोगे तो ये पूरा खत्म, तो 3 5 15 यानी कि 5,0, यानी कि हमारा ग्राफ पास करेगा 0,3, यानी कि यहाँ पे मान लो, और 5,0 का मतलब ये मान लो, यानी ये लाइन हो गया हमारा, जिसमें ये पॉइंट हो गया 50 और ये पॉइंट हो गया 0,3, ठीक है ना। अब ये ग्राफ बनाते हैं, या फिर पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसका रीजन क्या होगा, माने इस प्लाट होगा कि उस प्लाट होगा। तो उसके लिए हमको ये साफ दिख रहा है कि 0 0 इसको डालना पड़ता है, और ये ग्रेटर देन, क्योंकि अभी लाइन बना है, इक्वल टू बना है, ग्रेटर देन के लिए हमको रीजन बनाना पड़ता है, प्लेन बनाता है। हाफ प्लेन ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है और हाफ प्लेन लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 0 0 डालेंगे तो क्या ये बात सही होगा? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, सही बात है? नहीं बात है सही, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 15 थोड़ी होता है। बात समझ में आ रही है? 0 ग्रेटर देन 15 नहीं होता है। इसका मतलब ऊपर वाला रीजन जो होगा वो सही है, इधर नहीं होगा, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाइड नहीं किया तो ऊपर वाला रीजन आ गया। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा हमें? 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 लिखना होगा। तो लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो सबसे पहले अगर x को 0 करेंगे तो ये y का वैल्यू क्या आएगा? 3 6 18, 6 होगा। और अगर y को 0 कर दें तो x बराबर क्या आएगा? 2 9 18 आएगा, 9 0। तो इसका मतलब 0,6, तो ये 3 है तो 3 का दुगना होगा, तो यहाँ 0,6 हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ 9,0 है तो वो 5 है, तो 5 का मतलब 4 और जोड़ोगे तो थोड़ा 5 से कम जोड़ोगे तो ये 9,0 हो गया। तो इसको मिला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये पॉइंट होगा, ये 9,0 हो गया। अब इसका रीजन देखा जाए कि ये ऊपर बता रहा है कि नीचे बता रहा है, तो ये लेस देन इक्वल टू 18 है। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब अगर हम ओरिजिन को देखें तो ये लाइन के नीचे है, तो जाल के देखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 18 सही है, क्योंकि 0 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, लेस देन 18 सही बात है। तो सही बात है, तो ये नीचे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पता चल गया। यानी कि ये लाइन जाके कहीं ना कहीं टकराएगा जरूर, और टकराने के बाद ये बता रहा है कि ये नीचे जाएगा और ये बता रहा है कि ऊपर जाएगा, यानी कि ये अभी तक फिजिबल रीजन इसके अंदर आएगा, ये कंफर्म है। फिर ये बोला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये वाली बात इधर, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर, क्योंकि y ऊपर ही ना ग्रेटर देन 0 होता है, और x ग्रेटर देन 0 राइट साइड होता है। तो जरा देखो कि ये फिजिबल रीजन तो अनबाउंडेड हो गया ना बाउंडेड हो गया, ये होगा, ये हो गया, ये फिजिबल रीजन हुआ। ई पॉइंट का नाम क्या था? तो 0,3 था, ई पॉइंट का नाम 50 था, और ई पॉइंट का नाम 90 था। तो ये देखो, ये रीजन जो है तुम्हारा, ये फिजिबल रीजन हो गया। तो हम क्या बोले थे कि मिनिमम मिलना होगा तो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा, तो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि इसमें सबसे पहले चेक किया जाए कि मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है ना, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले मान लो हम इसमें, यही ना जेड है, इसमें 0,3 डालते हैं, 0,3 पे चेक करते हैं। तो 0,3 डालेंगे तो ये तो 0 हो गया, 3 डालेंगे तो ये 5 या 15,
यानी कि 150 जेड का वैल्यू। और फिर हम क्या डालते हैं 06, तो 06 डालेंगे तब जेड का वैल्यू क्या होगा, ये तो 0 हो गया, 6 डालेंगे तो 6 पचे 30, ये 300। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम तो यही ना हुआ अभी तक। फिर आगे हमको बोला है 5,0, 0,6 के बाद ये 9,0 डाल सकते हो। तो 9,0 का मतलब ये 0 हो गया, और ये 9 डालेंगे तो 9 तिया 27, यानी कि 9,0 जो पॉइंट है उसके लिए हमारा जेड का वैल्यू आएगा 9 तिया 27, 270। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग 5,0 पे। ठीक है ना, तो x में 5 है तो 5 तिया 15, ये शायद हो गया था क्या, नहीं हुआ था, ये हुआ था 5 तिया 15, तो ये हो गया 5 तिया 15। अब जरा सोचो 5,0 अगर डाले तो भी 150 आया, 5 तिया 15 150 आया, ये तो 0 हो जाएगा। ये डाले तो भी 0 आया। इसका मतलब 5,0 और 0,3 जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखो, 5,0 और 0,3 इन दोनों पे आया। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे ना, उस पर हमारा जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 150 ही आएगा। और यहाँ तो तय है कि 150, 300, 270 और 150 में सबसे कम 150 ही है। तो जब 150 दो पॉइंट पे आ गया तो ये समझ लेना कि इस लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट रख दो, उस पर आएगा ही आएगा। तो इस लाइन का नाम जरा बताओ क्या था। इस लाइन का नाम ये था, पहला 3x प्लस, तुम्हें दिखा भी देते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 15 था ना। तो हम बोले थे ना कि इस लाइन के बीच में कहीं भी होगा तो तुम x बराबर यहाँ पे क्या कर दो, 1 रख दो, या x बराबर 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। या y बराबर अगर 1 रखो, मतलब 2 रखो तो जरा, क्योंकि कटने लायक भी आ जाए तो और बेहतर हो जाए। तो ये 3 दूना के 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, x का वैल्यू 3 भी डाल सकते हैं, तो 3 तिया 9 होगा, और 9 में से नहीं हो पा रहा है तो चलो एक ही डालते हैं। x बराबर अगर 1 डालोगे 1, तो y बराबर क्या आएगा जरा बताओ। तो यहाँ से y बराबर आएगा, ये 15 में से 3 घटा तो 12, 12/5। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि x बराबर हमारा 1 हुआ और y बराबर हमारा 12/5 हुआ। तो अब इस वैल्यू को भी हम इस z में डालेंगे ना तो 150 ही आएगा। अब तुमको विश्वास नहीं होगा तो तुम्हें डाल के दिखाते हैं। x बराबर 1 डालोगे तो ये 30 आएगा, प्लस 50 हुआ ये, और y का वैल्यू क्या डालना होगा 12/5, तो डालो 5, तो ये 5 से 10 बार में कटेगा 150, तो ये 30 हुआ, ये 12 दहा में 120 हुआ, तो नहीं हुआ 150। x बराबर अगर 2 डालोगे और उसके अकॉर्डिंग y निकालोगे और उस x और उस y को भी अगर इसमें पुट करोगे तो भी 150 ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 2 पॉइंट्स ओनली नहीं करेंगे, डी ऑप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 जगह मिल गया तो उस लाइन के हर एक पॉइंट पे ही मिल जाएगा फिर। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ, है ना। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एंड गिवन बाय एफ एक्स बराबर 10 प्लस एक्स इंटू √10 माइनस एक्स स्क्वायर, देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एरिया दिया है, अब इस एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हमको पूछ रहा है कि देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज। जब ये एरिया को मैक्सिमाइज किया जाएगा तब एरिया क्या होगा। तो एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो एफ डेस एक्स का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जहां एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा एक्स के उसी वैल्यू पे हमारा एरिया मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो एफ डेस एक्स सबसे पहले निकाला जाए, और एफ डेस एक्स के लिए हमको u इंटू वी फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेंगे u और इस पूरे को मान लेंगे v। तो u को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0, s का डिफरेंशिएशन 1, अब v को एज इट इज तो 100 और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस 100 प्लस x को एज इट इज, सॉरी 10 प्लस x को एज इट इज रखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट पहले होगा क्योंकि रूट फंक्शन है। तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट यानी कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा 100 रूट x का हम क्या याद करवाते हैं 1/2 रूट अंडर x होता है। तो उसी तरह से अगर ये अंडर रूट है तो 1/2 रूट में अंदर जो रहेगा वो रहेगा, फिर अंदर घुसे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 100 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो ये -2x इंटू में आएगा, तो ये 2 से 2 गया, तो ये कितना आएगा √100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस और x और ब्रैकेट में 10 प्लस x, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर ही लो मल्टीप्लाई, तो माइनस 10x और प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई √100 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लो, तो
तो एलसीएम लोगे तो क्या हो गया 100 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, सॉरी इतना बार में कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है वो गायब हो जाएगा क्योंकि इसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इससे कट जाएगा तो ये माइनस का 10x और माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा कि माइनस 2x स्क्वायर हुआ और माइनस 10x हुआ और प्लस 100 हुआ और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप माइनस कॉमन ले लो इसमें से, -2 और अंदर क्या बचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10 और माइनस 50। ठीक है ना, 2 5 10 और 50 दूना 100 हो जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 100 और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी हुई। अब यहाँ पे हमको इस एफ एक्स का साइन स्कीम, एफ डेस एक्स का साइन स्कीम निकालना पड़ेगा। तो एफ डेस एक्स का साइन स्कीम के लिए हमको क्या करना होगा, ये पे समझना जरूरी है। अंडर रूट वाली बात तो कभी निगेटिव होगी नहीं, वो तो कन्फर्म हो गया कि वो पॉजिटिव होगी, नहीं तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, या फिर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है क्या। तो 10 5 50 तो हमको लग रहा है फैक्टराइज किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा -2 और फैक्टराइज करोगे तो हमको उम्मीद है कि अगर 10 5 50 है तो x प्लस 10 होगा और x माइनस 10 होगा, सॉरी 5 होगा। इसको करके मल्टीप्लाई देखो तो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, 10x में से 5x कटेगा तो प्लस 5x आ ही जाएगा और 10 5 50 माइनस में आ ही जाएगा। बहुत बढ़िया, फैक्टराइज हो गया। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सबसे पहली बात। अब इसमें जो डोमेन है उस डोमेन के लिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा, मतलब ये समझ रहे हो ना, 100 माइनस एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उधर अगर भेज दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब x प्लस 10 और ये x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो x का वैल्यू होना चाहिए -10 और 10 के बीच का होना चाहिए। ये कंफर्म हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि x बिलोंग्स टू -10 to 10 ही हो सकता है। ओपन ब्रैकेट रखेंगे बिकॉज ऑफ कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो अनडिफाइंड भी ना हो। ठीक है, तो अब जरा इसका साइन स्कीम बनाया जाए एफ डेस एक्स का। तो एफ डेस एक्स का साइन स्कीम के में -10 है और ये प्लस में 5 आएगा और हम -10 और 10 के बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम 10 ही रख देते हैं। ये भले हमारे साइन में नहीं है, मतलब इस स्कीम में नहीं है, लेकिन ये रखेंगे जरूर। तो इसको चलो कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो सबसे पहले इसमें अगर साइन स्कीम देखा जाए तो ये माइनस बाहर अगर है तो शुरुआत माइनस से होगी। बोले थे ना कि एक्स का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहता है तभी वो प्लस से शुरू होती है, अगर माइनस में है तो ये माइनस से शुरुआत होगी साइन स्कीम में। तो ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस। ठीक है ना, ये कहानी हो गई। और ये 10 है तो 10 के बाद भी माइनस ही होगा। तो अब यहाँ पे जो एफ एक्स है वो मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ देगा, जहाँ पे हमारा मतलब मैक्सिमा कहाँ मिलता है, जरा सोचो। अगर ग्राफ अपवर्ड कॉन्केव होता है तब यहाँ पे हमारा मैक्सिमा मिलता है। तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये स्लोप का ही तुम ग्राफ बनाए हो। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मिनिमा मिलता है क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ होता है, क्योंकि स्लोप यहाँ नेगेटिव है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है और ये पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा मिलता है, जबकि स्लोप अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो यहाँ पे मैक्सिमा मिलता है। यानी कि ये पता चल गया कि x बराबर 5 पे हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो वो एरिया ही पूछे था मैक्सिमम। तो x बराबर 5 पे अगर एरिया मैक्सिमम निकालना है तो तुम x बराबर 5 एरिया वाले फंक्शन में डाल दो। तो एरिया का वैल्यू क्या है, x बराबर 5 है, ये याद रखना है। यही ना एरिया दिया गया था कि एरिया को ऐसे डिफाइन किया गया है 10 प्लस एक्स और अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से x बराबर 5 हमें पता चला तो 5 डाल देंगे। तो 10 और 5 15 हो गया और गुणे यहाँ पे 5 डालेंगे तो 50 25, तो 100 में से 25 घटेगा तो अंडर रूट 75। ठीक है, तो 25 या 75 होता है, तो ये 15 हो गया। इसमें से हम 5 बाहर निकाल देंगे और 3 क्योंकि अंदर जाएगा तो 50 25 75, तो 15 बचे 75 रूट अंडर 3। तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 75 रूट अंडर 3। यानी कि तुम्हारा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वो है 35। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 35। इसमें कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
सच दैट कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन 1 प्लस ए टू द पावर क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, तो a प्लस बी का होल क्यूब तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, बताओ जी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या होगा, i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 7a पहले से। अब देखो i क्यूब को हम i लिख सकते हैं, क्योंकि i का कितना भी बार i के साथ मल्टीप्लाई करो i 1 की तरह होता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है ना, तो वो 1 की तरह होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 जैसे होता है वो 1 होता है, उसी तरह i का क्यूब भी करने से, चाहे i का स्क्वायर भी करने से वो i ही रहता है। तो इस तरह से ये i होगा, प्लस a क्यूब को तुम ऐसे लिख दो a स्क्वायर इंटू ए, प्लस आई स्क्वायर अभी भी बोले कि i होगा, और 1 का मल्टीप्लाई a से होगा तो a ही होता है। तो आई स्क्वायर को भूल जाओ, क्योंकि ये 1 की तरह होता है जब तक एक a मैट्रिसेस रहेगा। तो ये 3a हो जाएगा। अब प्लस उसी तरह से a स्क्वायर का वैल्यू हमें पहले से ही गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ना कि सच दैट a स्क्वायर बराबर a, तो a स्क्वायर की जगह पे हम a लिख देंगे, तो ये 3 है, a स्क्वायर a हो ही जाएगा, i का कोई मतलब नहीं है, 1 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 7, तो ये i रहेगा, प्लस ये a स्क्वायर फिर से a लिखेंगे, सोचना ध्यान से, a स्क्वायर को फिर से a लिखेंगे तो फिर a का मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर आएगा। अब a स्क्वायर आएगा तो फिर से हम a लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर फिर से a होगा, तो ये हो गया, प्लस 3a हो गया और प्लस 3a हो गया, और ये a था शायद 7a, तो ये 7a रहेगा, ठीक है। अब देखो ये a 3a और 3a 3 3 6 1 7, तो प्लस 7a माइनस 7a कैंसिल आउट, तो i बचेगा केवल। तो i जो ऑप्शन है वो डी में है, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखो, 36 में कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x जो है वो y के बराबर है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो tan इनवर्स x का रेंज माइनस π/2 से π/2 होता है, याद होगा। तो इसका रेंज जो है अगर माइनस π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल होता है, तो यही ना y है, तो इसका मतलब y का वैल्यू माइनस π/2 से π/2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जो कि फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 4 5 6 7, 1 2 3 और 4 5 6 7, एंड F इज 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 3 6 बी द फंक्शन फ्रॉम A टू B, यानी कि ये जो F है वो फंक्शन फ्रॉम A टू B दिया गया है। तो फ्रॉम A टू B का मतलब A हमारा डोमेन हो गया सबसे पहली बात। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया हमारा, ये हम बोल सकते हैं 1 2 3, और A टू B, तो B का मतलब क्या हो गया कि B हमारा जो है वो कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन क्या हो गया आपका, देखिए बताइए जरा। तो कोडोमेन हमारा B सेट हो गया पूरा का पूरा, यानी कि 4 5 6 7। अब अगर हम रेंज की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 2 3 है, तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, क्योंकि फंक्शन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वही तो डोमेन होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो ये जो फंक्शन है उसमें जो सेकेंड एंट्री है वो रेंज का काम करेगा, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आएगा, 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। तो सबसे पहले देखो 4 5 6 हमारा कोडोमेन में आ रहा है। तो जरा बताओ कि रेंज जो है कम ना आ गया कोडोमेन से, क्योंकि एक 7 तो नहीं आया रेंज में, 7 किसी भी सेकेंड एंट्री में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन इनटू है, ऑनटू नहीं है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन जब इक्वल होते हैं तब फंक्शन जाके ऑनटू होता है। तो ये फंक्शन इनटू है, ये हो गया। तो इंजेक्टिव भी हुआ, ठीक है ना। इंजेक्टिव फंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले एक और भी बात चेक कर लो कि ये जो मतलब 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 तो है, पहले इसमें हम अगर बोलें कि 1 बना दें 2 बना दें 3 बना दें, इधर अगर हम बना दें तो हमारा 4 5 6 7, तो 4 5 6 7, तो एक किससे जुड़ा है 4 से, 2 किससे जुड़ा है 5 से, 3 किससे जुड़ा है 3 जुड़ा है 6 से, 3 जुड़ा है 6 से। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा 37 का, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। 7 का जो सी ऑप्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 1 2, ठीक है ना। इंजेक्टिव का इनटू फंक्शन होता है, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। एक और बात बता देते हैं कि जो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है ना उसे ऑन टू फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जो सर्जेक्टिव है उसे ऑन टू कहते हैं और इंजेक्टिव को इनटू कहते हैं, और जो
ऑन वन और ऑन टू दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि इफ़ या फॉर a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, यानी कि ये एक मैट्रिसेस है, देन 14 इंटू a इनवर्स इज गिवन बाई। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि a इनवर्स होता क्या है। a इनवर्स के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होता है। और एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जितना भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाल के फिर ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम ये बोले कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, तो सबसे पहले 3 का कोफैक्टर बताओ। तो ये पे प्लस छुपा है, ये माइनस छुपा है, ये माइनस छुपा है, ये प्लस छुपा है ना। तो ये 3 का अगर कोफैक्टर पूछे तो ये 2 होगा, फिर ये माइनस लगेगा यहाँ पे, और यहाँ का जो कोफैक्टर पूछेंगे तो ये कटेगा, ये 1 होगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस रहेगा, ये कटेगा, इसका कोफैक्टर -1 होगा, यानी कि +1 हो जाएगा, यानी सिंपल 1। अब फिर ये 2 है तो यहाँ प्लस छुपा है तो 2 का कोफैक्टर ये कटेगा 3 होगा। और इसका हमें लेना होगा ट्रांसपोज, याद रखना, इसका लेना होगा ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स लेने के बाद ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये हुआ हमारा एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो a यही है, तो a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 और -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू -1 तो ये +1 यानी कि 7। तो अब सारा क्वांटिटी हमारे हाथ में है। a इनवर्स के लिए हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और 14 इंटू अगर a इनवर्स है तो 14 का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14 हो गया, और एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा जरा सोचो। डिटर्मिनेंट ऑफ a 7 आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ a यहाँ से लिख दो, कितना 2 -1 1 और 3, यानी कि 7 दूना के 14, यानी कि 2 इंटू 2 -1 और 1 3। अब देखो ऑप्शन है कोई, तो ऑप्शन नंबर सी को जरा देखा जाए। 2 -1 1 और -3 है, तो -3 का झमेला है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक काम करो, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में भी दिक्कत है, और 2 को अंदर भेज को देखा जाए। इस 2 को अंदर भेजा जाएगा तो मैट्रिसेस है तो सब में जाएगा, तो 2 दूना 4 -2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 3 दूना के 6। तो ये ऑप्शन है कोई, तो 4 -2 और 2 और 6, 4 -2 और 2 6, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 38 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन 39 नंबर है वो कह रहा है कि द पॉइंट्स, माने एक पॉइंट या एक से अधिक पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर x³ - 11x + 5 एट विच द टेंजेंट इज y बराबर x - 11 इज r। सबसे पहले बोला कि ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे जो टेंजेंट है हमें दिया गया है y बराबर x - 11। तो सबसे पहले तो dy/dx निकाल लो इस फंक्शन का, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप और इस कर्व का dy/dx दोनों बराबर होना चाहिए। तो dy/dx क्या आ जाएगा, 3x² - 11, 3x² - 11। अब ये जो स्लोप आएगा x की किसी भी वैल्यू के लिए, मान लो हमको मालूम नहीं है कि इसमें x बराबर क्या है, तो हम x बराबर मान लो हम x1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब dy/dx क्या हो जाएगा, 3x1² - 11। और ये जो स्लोप है ना, यही स्लोप इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो इसका स्लोप क्या होता है, y बराबर अगर mx + c दिया रहता है तो m को स्लोप बोलते हैं, यानी कि 1 होगा, यानी कि ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो स्लोप हमारा 1 होगा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो -11 उधर जाके बनेगा, तो ये 3x1² बराबर 12 हो जाएगा। तो ये 3 चौके 12, यानी कि x1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो +-2 हो जाएगा। इसका मतलब कि x1 बराबर 2 भी आया और x1 बराबर -2 भी आया। तो x1 अगर 2 होगा तो y बराबर हमारा यही नो टेंजेंट है। तो y बराबर तुम यहाँ से निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकाल सकते हो, समझ रहे हो बात को। क्योंकि जो टेंजेंट है, एक काम करो x कर्व से ही निकालो, क्योंकि कर्व पे ही ना पॉइंट चाहिए। तो ये x1 बराबर 2 डाल दो, तो y1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 डालोगे तो 2 दूना 4 दूना के 8 होगा, और -11 दूना के 22 होगा, और +5 होगा। तो ये क्या कर लो कि 8 और 5 13 हो गया, 13 को 22 में से घटाओ तो 13 और 10 23 होता है, तो 22 है तो 9 होगा, -9, ठीक है। उसमें डाल के देखो तो x1 बराबर 2, तो 2 डालोगे तो ये क्या आएगा, y1 बराबर 2 - 11, यानी कि ये आ जाएगा -9। ये गलत आ रहा है ना, नहीं सही आ रहा है, दोनों से सही आएगा। फिर y1 निकालो, ठीक है, y1 निकालो। तो y1 अगर निकालोगे तो -2 डालोगे, तो -2 डालोगे तो ये क्या आएगा, -8 आएगा, और -+ +11 दूना के 22 हो जाएगा, और +5 हो जाएगा।
तो 22 और 5 पहले हो जाएगा कितना 27, और 27 में से 8 घटाओगे तो -19। इसमें भी डालोगे तो यही होगा, -2 डालोगे तो ये -2 और -11, सॉरी गलती बोल रहे हैं शायद, x1 बराबर अगर -2 डालोगे तो -2 और -11 -13 होगा। और यहाँ पे हम शायद गलत बोल रहे हैं क्या, 22 हो सकता है गलत बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर देख के पता चल जाएगा, ये +19 होगा, ऑफकोर्स +19 होगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट आया 2,-9, क्योंकि x पहले होता है फिर y होता है। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो x को नेट पहले -2 लिखेंगे और y को नेट इसके लिए 19 आएगा। तो ये 2,-9 और -2,19, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना वो नहीं होगा डी। क्यों नहीं होगा डी, इसका रीजन तुम्हें बताते हैं। जैसे ये जो कर्व है, कोई भी कर्व है जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट का भी पॉइंट और कर्व का पॉइंट दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अगर मान लो हम ये जो पॉइंट निकाले हैं -2,19, ये नहीं ना आ रहा था हमारे इस टेंजेंट पे, क्योंकि जैसे ही हम x बराबर -2 डालेंगे तो ये -13 आएगा y का वैल्यू। अब जरा सोचो कि y का वैल्यू -13 आ रहा है तो ये सेटिस्फाइड कहाँ कर रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, समझ रहे बात को। तो इस तरह से यानी कि यही जो ऑप्शन आया है 2,-9 यही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, कर्व को भी और टेंजेंट को भी। क्योंकि यहाँ पे भी अगर 2 डालोगे तो ये अपना -9 दे देगा, लेकिन अगर -2,19 इसमें डालोगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। y का वैल्यू 19 है तो 19 डालो, डाल के देखे भी थे हम लोग, -2 डालोगे तो -2 और -11 यानी कि -13 ही रह जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए एक पॉइंट जो हम ढूंढ रहे थे कर्व के ऊपर जो टेंजेंट हो उस पॉइंट पे, तो पॉइंट पे टेंजेंट होगा मतलब क्या, -2, जो 19 आया है तुम्हारा या +19, ये पॉइंट के ऊपर उस कर्व पे टेंजेंट होना चाहिए। जबकि -2,19 तो हमारे कर्व पे टेंजेंट था ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट होता तो टेंजेंट के कर्व को सेटिस्फाइड करता। तो इसीलिए इस ऑप्शन का आंसर केवल 2,-9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि गिवन दैट a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका मैट्रिसेस दिया है और आपको बोला है कि a स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 3i के बराबर है। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाला जाए, है ना, a स्क्वायर निकाला जाए। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a को मल्टीप्लाई 2 बार, a स्क्वायर का मतलब तो यही ना हुआ a इंटू a। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, a को ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, फिर गामा और माइनस अल्फ़ा, फिर एक बार और लिखते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा और माइनस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं उसको समझिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये अगर 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखते हैं हम लोग वो एलिमेंट क्या होता है, रो 1 और कॉलम 1 का होता है। तो रो 1 और कॉलम 1 के जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा का गामा में मल्टीप्लाई करेंगे आप प्लस कर देंगे तो प्लस बीटा और गामा हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट हुआ यहाँ का। अब यहाँ का अगर एलिमेंट लिखना है तो हम आ जाएंगे दूसरा रो में और कॉलम पहला में ही, क्योंकि अभी भी हम देखो यहाँ हम पहला रो ये दूसरा रो में है, ये रो 1 है हमारा, तो दूसरा रो में आएंगे और कॉलम पहला ही है तो इसमें रहेंगे। तो गामा का अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा गामा या गामा अल्फा लिख सकते हो, जो भी हो, ठीक है ना। अल्फा गामा या गामा अल्फा लिख सकते हो, चलो हम अल्फा गामा ही लिख देते हैं, अल्फा गामा। फिर माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई आपको ये गामा में होगा तो माइनस अल्फा गामा और प्लस अल्फा गामा यानी कि 0 हो जाएगा, देख रहे हो ना, क्योंकि ये अल्फा गामा होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा गामा, तो ये 0 हो जाएगा तो इसको 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो रो 1 और कॉलम 2 पे हैं तो रो 1 और कॉलम 2 अब यहाँ पे आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का बीटा में तो अल्फा बीटा, फिर प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा के बाद फिर प्लस, फिर इस बीटा का इस माइनस अल्फा में तो माइनस अल्फा बीटा ही आएगा तो माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा ये भी 0 हो जाएगा तो इसको 0 कर देंगे। फिर हमारा दूसरा रो आएगा और कॉलम भी दूसरा आएगा तो गामा में हम बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा बीटा यानी कि बीटा गामा भी लिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है बीटा गामा, है ना। और माइनस अल्फा का माइनस अल्फा में तो माइनस माइनस प्लस और अल्फा स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो 3i के बराबर दिया गया है क्वेश्चन, तो i का मतलब तो जानते ही हो, है कि नहीं। ये जो वैल्यू हमको a स्क्वायर दिया है वो 3i के बराबर दिया है और 3i का मतलब हो गया कि 31001,
तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 3 एकम 3 3 0 0 फिर 3 0 0 और 3 एकम 3 इसके बराबर होता है। अब अगर इसके बराबर है तब मैच कराओ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो पहला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 3 के बराबर होगा। अब ऑप्शन नंबर ज़्यादा चेक किया जाए इसका, तो ऑप्शन नंबर में हम देखते हैं तो RHS 0 दिया गया है। तो RHS 0 दिया गया है तो सबसे पहले तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और -3 कर लें और बराबर 0। तो ज़रा देखा जाए ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो डी को देखा जाए तो 3 प्लस है, तो यहाँ पे क्या करो कि दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा, या इस दोनों क्वांटिटी को उधर भेज दो। तो 3 प्लस में ये उधर जाएगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा और बराबर 0, यानी कि 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बी नहीं बल्कि सी है ना, 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब हमारा सेक्शन सी का क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहेगा और मात्र 8 करना है, लेकिन हम लोग टोटल करेंगे ताकि हम हर तरह के कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में संपर्क करना होगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको इस एंड स्क्रीन पे मिलेगा या फिर आई बटन में मिलेगा, ठीक है। या आई बटन में प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे जो टर्म 1 के से रिलेटेड है, और नेक्स्ट जो एंड स्क्रीन होता है उस एंड स्क्रीन पे एक वीडियो में मिलेगा तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो, और दूसरे वीडियो में मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का लिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आपका सहयोग और हम आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू वेरी मच।